Hi everyone. Hi everyone. Welcome to LPT. So guys, we are having an all India open mock for IIM Bangalore BSc, and the mock will be on the exact pattern. Mark the date. It is 7th December, right? The timings will be from 10 a.m. to 10 p.m. For a offline, if you are wishing to attempt it offline, so timings are 2 p.m. to 4 p.m. So you have to register. So this is a golden opportunity to check your preparation, how how you have performed. Okay, the All India Open Mock to everybody. So exact exam pattern, just register yourself for this exam. Okay. So let's start with the today's session. For today we'll be discussing the mixed graph. So mixed graph में क्या होगा कि there will be the might be pie chart combined with tables or other type of graphs. So multiple graphs will be there. Good afternoon, Pawan. Very good afternoon. ठीक है तो मिक्स्ड ग्राफ के वी विल सी सम क्वेश्चंस तो किस टाइप से क्वेश्चंस दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू बस मल्टीपल ग्राफ्स विल बी देयर है ना पाई चार्ट के साथ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहला जो ग्राफ है दैट इज दिस ठीक है सो लेट्स टेक अ लुक एट द ग्राफ क्या क्या दिया है ग्राफ में तो वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टेबल्स along with the line graph ठीक है टेबल का कॉम्बिनेशन है लाइन ग्राफ में तो this bar graph so bar graph mein you will be seeing the six different schools P Q R S T and U ठीक है these are the six different schools and the number of children in the particular schools right P is having 2500 students Q is having 3000 R में 2000 है 1500 1250 students and the percentage of girls in that particular school तो उस particular school में what is the percentage of girls that is given तो this is related ये दोनों ग्राफ क्या है आपस में इंटर रिलेटेड है ठीक है तो हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द बोथ द ग्राफ्स तो अभी तक हमने जितने सेशंस किए थे उसमें वी हैव डन ओनली वन ग्राफ एट द टाइम नाउ जनरली इन द एग्जाम्स क्या होता है कि यू विल बी फाइंड द ग्रुप ऑफ ग्राफ्स so let's say for example what is the total percentage of boys in school R and U together अब आपको देखना है कि देखो R में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 2000 ठीक है out of that 2000 students the percentage of girls is this much okay so since it is exactly in the middle तो we can say 27.5% अपन इसको बोल सकते हैं अगर ये 25 है तो it has to be 27.5% I can say है ना तो in school R 27.5% these are number of girls ये percentage किसका है girls का है एंड आर एंड यू टुगेदर अब यू में अगर हम देखते हैं तो यू में हेयर आई हैव ये वैल्यू कितना रहेगा 15 और 20 के एग्जैक्टली मिडिल में आई कैन से इट इज 17.5 ठीक है इट इज 17.5 तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल्स आर एंड यू टुगेदर राउंड ऑफ करना है बेसिकली राउंड ऑफ करना है टू डिजिट्स में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले अपने को आर में निकालना पड़ेगा कि 2000 में अगर 27.5% गर्ल्स हैं ठीक है तो दैट मीन्स कि 62.5 ना 72.5 होगा ना इफ वी सब्ट्रैक्ट इट आउट ऑफ द 100 ठीक है तो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल आर एंड हाउ मेनी अब यहाँ पे टोटल है 1000 तो 1000 का 17.5% आप उसमें से हटा दो ठीक है तो इफ आई कैलकुलेट 17.5% ऑफ दिस वैल्यू आई विल बी गेटिंग 175 तो 175 यहाँ पे क्या है गर्ल्स है तो बॉयज जो है यू में नंबर ऑफ बॉयज यू में अगर हम नंबर ऑफ बॉयज निकाल देंगे तो 1000 माइनस 175 ठीक है राइट 1000 माइनस 175 और अगर हमें आर में निकालना है बॉयज number of boys in R.
So how many boys are there in R? तो R में we have total 2000 students है ना, उस 2000 में से 27.5% are girls, ठीक है. So that means कि 72.5% we can easily calculate. तो इसका 72.5% अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्टली, तो इट इज 725 इंटू टू. तो 725 इंटू टू इज 1450. तो 1450 बॉयज आर हियर, और यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, -100, 900, 825. 825 बॉयज आर इन द स्कूल बी, ठीक है. अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल आर एंड यू टुगेदर. तो आर और यू में मिला करके बॉयज का परसेंटेज कितना है, तो 1450 बॉयज यहाँ पे है, 825 बॉयज यहाँ पे है. तो इट विल बी 14 प्लस 8, 22, 2275. तो 2275 आर द नंबर ऑफ बॉयज, है ना. 2275 आर द नंबर ऑफ बॉयज इन आर एंड यू टुगेदर. अब आर और यू में टोटल स्टूडेंट्स कितने, 3000. So I have to check 2275 is how much percentage of 2000 plus 1, 3000. ठीक है, R and U together is having 3000 students. So out of 3000, how much is this? So we have to round it off करना है इसको 2 digit तक. So just we'll solve it. 2275 and 2275 divided by 30, we will get the answer. Okay, just we have to take the help of the two graphs. We'll divide it by, so it is coming out to be 7.83. If we solve it, तो round off करेंगे तो 7.83 will be the value. ठीक है, तो simple is the case कि we have two graphs. एक ग्राफ अपने पास है, one is a bar graph, another is a line graph. तो bar graph, line graph के help से we have to find out कि R और U में मिला करके how many boys are there. Okay. ठीक है, I hope it is clear. So let's solve another one. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी. ठीक है, स्कूल टी में यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी बॉयज आर देयर. लेट्स गिव इट अ ट्राई. हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल टी. तो आपके पास स्कूल टी है, इन द स्कूल टी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 1250, राइट. एग्जैक्टली समवेयर बिटवीन 1000 और इसके बीच में अगर हम देखते हैं, इट हैज टू बी 1250. So 1250 boys are there, children are there in the school T, and I have to find out the number of boys. तो अब आप देखो, number of girls is 40% है ना. Number of girls जो है T में, that is 40%. तो how many boys will be there? 60%. तो 1250 का I have to calculate 60%. ठीक है, 1250 का I have to calculate 60%. तो one thing we can do is approximation. देखो 1250 है, अगर मैं इसका 50% कैलकुलेट करूं तो दैट इज 625. तो 60% क्या होगा, 625 से तो ऊपर होगा. दैट मीन्स कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ठीक है, वी कैन इजीली रूल आउट. आई हैव टू फाइंड आउट 60% ऑफ 1250. उसका 50% इज हाफ, तो 625 से ज्यादा होना चाहिए. दो ऑप्शंस रूल आउट हो जाते हैं. ठीक है, देन 10% इसमें और ऐड कर देना है. 10% इज हाउ मच, 125. सो इफ आई ऐड 125 टू 50%, सो आई विल बी गेटिंग 750. का आंसर रहेगा कितना, 750. तो दो ऑप्शंस तो आप देखते ही एलिमिनेट आउट कर सकते हो. यूज थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर हम यूज कर रहे हैं. आई नो कि स्कूल टी में 40% है गर्ल्स का. दिस इज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज विल बी 60%. तो 60% आई हैव टू कैलकुलेट ऑफ 1250. तो 1250 का 50% आप मेंटली सोच सकते हो, इट इज हाफ, 625. तो 60% जो होगा वो 625 से ज्यादा होगा. तो ये दो ऑप्शन तो आप देखते ही एलिमिनेट कर लोगे. तो यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस. अब इसमें से 50% अपने पास 625 है, 10% कितना हो जाएगा, दैट इज 125. सो 750 विल बी द आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो इजी बनता है. लेट्स ट्राई अनदर वन. तो ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई.
same data set, I have to find out the total number of students in school R is approximately what percentage of the total number of students in the school is. ठीक है, approximately है तो use approximation. ठीक है, total number of students in school R is approximately what percentage of total number of students in the school S. So school R में you will be finding 2000 students. School R has 2000 students and school S has 1500 students. Now the question is total number of students in school R is approximately what percentage of the total number of student in school S. Okay, give it a try how much it should be. ठीक है, तो बेसिकली इट वांट्स टू फिगर आउट कि 2000 इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल आर में, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने 2000 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एस. इट इज कमिंग आउट टू बी 1500. तो ये आ रहा है अपना कितना 4/3. 4/3 इट शुड बी 1/3. 33 है तो 100 से क्रॉस कर रहा है ना, तो आई थिंक ये उल्टा रहा होगा. अगर हम यहाँ पे 3/4 करते हैं ना तो इट इज 75. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में देयर इज अ स्लाइट एरर. यहाँ पे रहेगा स्कूल एस और यहाँ पे रहेगा स्कूल आर. ठीक है, वाई? बिकॉज आर में ज्यादा है, तो आर का अगर हम एस से निकालेंगे तो 100% से ज्यादा जाएगा, है ना. 4 × 33.33, राइट, 120 समथिंग जाएगा. बट एज पर द ऑप्शंस दे आर लेस देन 100. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर. तो वी हैव स्कूल आर में इसको हम चेंज कर लेंगे, 3/4 कर लेंगे, तो 75% इट विल बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अगर एज पर द ऑप्शन सेट करें तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर, ये पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है स्कूल आर में, दैट इज हाउ मच परसेंटेज the number of student in school S is how much percentage of the number of student in R. ठीक है, अगर R का पूछा होता with respect to S तो आंसर would have been this 4 × 33.33. और approximately हम कह सकते हैं 4 × 33, 132% होता, but according to the options तो ये reverse रहा होगा. ठीक है, तो number of children, percentage of girls. Okay, let's try next one. What is the average number of boys in school P and Q together? ठीक है, P और Q में the number of, what is the average number of boys? So average number of boys, 2500 students are there in P and 3000 students are in their Q. So we have to find out कि what is the average number of boys. ठीक है, तो boys पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि out of the 2500 in school P, total are 2500, 40% are girls. ठीक है, तो that means कि boys are 60%. I have to calculate 60% of this value. And Q में total 3000 students are there. ठीक है, Q में I have 3000 students and 45% of the student are girls. तो बचे कितने 55% of the students. ठीक है, 55% of the student they are girls. तो 2500 का if I calculate 60%, तो 250, 10% is 250 into 6, तो 1500 बॉयज यहाँ पे है. इसका 50% हो जाएगा 1500 एंड 5% विल बी 150. ठीक है, 1500, 50% हो गया, 10% 300, so 5% 150. 1500 plus 150, तो 1650 will be total number of students. How many boys are there combined? 3150. So we'll divide it by 2 to get the average.
1575. So 1575 is the average number of boys in school P and Q together. ठीक है, P और Q में वो पूछ रहा है कि at an average the number of boys. So this is ये वाला जो line graph है, it gives me the percentage of girls in that particular school. तो 40% अगर यहाँ पे girls हैं तो 60% boys होंगे. यहाँ पे 45% are girls, so 55% are boys. The number of boys in school P 1500, number of boys in Q 1650. The total boys in the two schools together is 3150. So average 1575 for the two schools. Okay, same data set पे another question. So let's give it a try. What is the respective ratio of the number of girls in school P to the number of girls in school Q? ठीक है, वन थिंग इज कि आप लास्ट वाले क्वेश्चन का डेटा यूज कर सकते हो कि आई हैव कैलकुलेटेड बॉयज इन पी एंड क्यू. ठीक है, पी और क्यू में बॉयज अपन ने कैलकुलेट कर लिए थे. देखो 1500 अगर यहाँ पे बॉयज हैं तो दैट मीन्स कि 1000 आर द गर्ल्स. ठीक है, यहाँ पे 1650 अगर बॉयज हैं तो हाउ मेनी गर्ल्स विल बी देयर? 350 प्लस 1000, 1350. ठीक है, तो रेशियो इज सिंपली 1000 इंटू 1350. ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं. 20:20 से. ठीक है, ऑलरेडी हाफ वी हैव डन, तो उसमें बॉयज हमने निकाल लिए थे. पी और क्यू का ही पूछ रहा है, द नंबर रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल पी टू द क्यू, दैट इज 20:27. ठीक है, दिस वन इज इजी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. चलो नाउ दिस, यहाँ पे नेक्स्ट में वी हैव अ लाइन ग्राफ एंड अ टेबल. वी हैव अ लाइन ग्राफ एंड अ टेबल. तो अब इसको बहुत ध्यान से पहले देखते हैं व्हाट इट सेज. द लाइन ग्राफ जो है, ये जो लाइन ग्राफ है, इट शोज द डेटा. ठीक है, जो मुझे लाइन ग्राफ है ये शो कर रहा है डेटा रिगार्डिंग द टाइम टेकन बाय दीज पर्सन्स टू कंप्लीट जॉब एक्स. इसमें कौन कौन से पर्सन है? ए बी सी डी ई. ठीक है, तो देर इज अ जॉब एक्स. उस जॉब एक्स को करने के लिए ए को जो टाइम लगता है दैट इज 10 days, बी को 12 days, सी को 15 days, डी को 18 days एंड ई को 20 days टाइम लगता है टू डू अ जॉब एक्स. ठीक है, ये टाइम लगता है उनको अगर वो जॉब को इंडिविजुअली कंप्लीट करते हैं. ठीक है, ये जो लाइन ग्राफ है इट शोज द डेटा रिगार्डिंग द टाइम टेकन बाय दीज पर्सन्स टू कंप्लीट द जॉब एक्स. ठीक है, नाउ जो टेबल है, यहाँ पे टेबल क्या शो कर रहा है? इट शोज द एक्चुअल टाइम फॉर विच एवरी वन वर्कड ऑन द जॉब एक्स. ठीक है, कि ए ने उस पे सिर्फ 2 दिन काम किया, राइट? पूरा काम वो 10 दिन में अकेले कर सकता है, बट ए ने सिर्फ उस पे 2 दिन काम किया. बी का मिसिंग है, सी का इज 3 days, डी का भी मिसिंग है, ई का जो है 2 days. तो अपने को क्या करना है कि इन डेटा को यूज करना है, ये मिसिंग वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. ठीक है, ये टेबल शो कर रहा है कि उन्होंने जॉब एक्स को करने के लिए कितने कितने दिन काम किया. अब इसमें 2 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं. पहला एक नोट है कि ऑल द पर्सन्स वर्कड ऑन द जॉब एक्स फॉर द होल नंबर डेज. ठीक है, दैट मीन्स कि फ्रैक्शन वाला पोर्शन नहीं है. किसी ने हाफ डे नहीं काम किया या 1/4 ऑफ द डे, 3/4 ऑफ द डे, इस तरीके से काम नहीं किया. सबने होल नंबर ऑफ डेज में काम किया. एवरीबडी हैज वर्कड इन द होल नंबर ऑफ डेज. नाउ द टू जॉब्स Y and Z are similar to the job X and require the same effort as required for the job X. अब ये पॉइंट भी क्रूशियल है. ये जो डेटा है दिस इज फॉर द जॉब X. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दो जॉब्स और हैं Y एंड Z, दे आर सिमिलर टू जॉब X. ठीक है, वो जॉब X के ही सिमिलर है एंड दे रिक्वायर द सेम एफर्ट एज जॉब X, और उनको सेम एफर्ट चाहिए करने के लिए जितना जॉब X को चाहिए. द सेम एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू बी डन. अब ये कह रहा है कि ए एंड सी तो इस डेटा को हमने समझ लिया है. ठीक है, जस्ट टेक अ क्लोज लुक एट द डेटा. एक बार आप डेटा को क्विकली देख लो. इवन मिक्स्ड ग्राफ्स आर गिवन, तो मिक्स्ड ग्राफ में क्या है कि अपने को दोनों ग्राफ का या दोनों डेटा का यूज करना पड़ेगा टू गेट द आंसर. चलो तो लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में?
A and C worked on the job Y, working alternatively for 10 days. B and D then worked together for X days. If 1 by 36 of the job was still remained, then find the value of X. चलो तो लेट्स सी क्या कह रहा है ये कि A एंड C, अब यहाँ पे क्या है, दो लोग हैं अपने पास A एंड C. तो A और C ने क्या किया, दे वर्कड ऑन द जॉब Y, वर्किंग ऑल्टरनेटिवली फॉर 10 days. B and D then work together for X days. If 1/36 of the job still remained, then find the value of X. ठीक है, still 1/36 of the whole job is left. तो अब सी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, जॉब Y की, राइट. बट आपके पास एक नोट 2 यहाँ पे दिया हुआ है. इट सेज दैट Y एंड Z आर सिमिलर टू जॉब X. ठीक है, Y और Z जो जॉब है, दे आर सिमिलर टू जॉब X एंड दे रिक्वायर द सेम एफर्ट एज रिक्वायर्ड बाय जॉब X. तो अब सबसे पहले वी हैव कि A कैन कंप्लीट दैट पीस ऑफ वर्क इन 10 days अलोन. ठीक है, B उसको कंप्लीट कर सकता है 12 days में. C कैन डू दैट पीस ऑफ वर्क इन 15 days. D उसको कर सकता है 18 days में. एंड E कैन डू दैट इन 20 days. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द टोटल वर्क. एलसीएम हम निकालते हैं. यहाँ पे 20 इज द बिगेस्ट नंबर. 20 को आई कैन राइट एज 5 into 4. 18 के लिए अपने को चाहिए 9 and 2. 2 यहाँ पे अवेलेबल है, 9 इज नॉट अवेलेबल. 15 3 into 5 तो 3 है, 5 is also available. 12 is 4 into 3, 4 भी है, 3 भी available है. 10 is 5 into 2. So LCM will be 5 4s are 20, 20 into 9, 180. So this 180 unit is the total work. Yeah, let us assume कि 180 अपना क्या हो गया? That is the total work. अब now 10 into 18, 12 15 times, 15 12 times, 18 10 times and 20 9 times. This is their efficiency. ठीक है, यहां से अपन ने क्या किया, इंडिविजुअल पर्सन का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो दिया था दैट द टाइम टेकन बाय ए, द टाइम विच बी टेक्स, द टाइम विच सी टेक्स, द टाइम विच डी टेक्स एंड द टाइम विच ई टेक्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, एक्स जॉब बेसिकली. ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट ए एंड सी वर्कड ऑन द जॉब वाई, वर्किंग ऑल्टरनेटिवली फॉर 10 days. ठीक है, दे हैव, ए एंड सी ने क्या किया, जॉब वाई पे दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर alternatively for 10 days. अब see, when we talk about alternatively, तो we have A, we have C, alternatively for 10 days. तो alternately इन्होंने अगर 10 days पे काम, 10 days तक काम किया है, that means कि first day पे A was there. On the first day आपका A ने काम किया होगा, तो how much work would have been done? 18. फिर second day पे B would have, C would have come, तो कितना वर्क हुआ होगा? 15. So in a 2-day cycle, the work would have done will be 33. है ना, 2 दिन के साइकिल में कितना वर्क हो गया मेरा? 33. तो 10 days का मतलब है how many cycles? 5 cycles. So in a 10 days, the work would have done would be 165. ठीक है, 165 work is done. A and C worked on the job Y alternatively for 10 days. तो A ने 18 काम किया है, C ने 12 वर्क. तो C का 12 है, I have taken 15. C का would be, wait, ठीक है, C does 12 unit work per day, so 30, तो 30 into 5, तो वर्क जो हुआ होगा 5 साइकिल्स में, क्योंकि इन अ साइकिल ऑफ 2 days जो वर्क हो रहा है दैट इज 30 यूनिट्स, तो into 5 दैट इज 10 days. तो 10 days में द वर्क वुड हैव डन 150 यूनिट्स. नाउ इट सेज दैट तो ए और सी ने 10 दिन में कितना वर्क कर लिया? 150 यूनिट. टोटल वर्क इज हाउ मच? 180. बिकॉज y इज सिमिलर टू x. y जो है वर्क दैट इज सिमिलर टू x.
Now if 1 by 36 of the job was still remain, तो total job है कितना? I have 180. तो 180 का 136 part is still left. So 36 5 times. तो 5 unit work जो है that is left, right? तो 150 unit work is done by A and C. उसके बाद B और D आते हैं, they worked for X days. तो X days में उन्होंने कितना काम किया होगा? See 150 यहाँ पे complete हो गया, 5 unit work is still left, तो they would have done 25 unit of work, है ना? 25 unit काम उन्होंने किया होगा because total work is 180, जिसमें से 150 is done by A and C together in 10 days and 5 unit work is left. 136 job was still remaining. So B and D would have completed how much work? 25 unit in X days. So every day B can do how much work? 15, right? 15 into X. Suppose they worked for X days. Every day he's doing 15 unit work, and D can do how much work per day? 10x. And this total work is actually 25 units only, right? So 25x is equal to 25. From there I get the value of x as 1. So they would have worked for 1 day. right? तो B and D ने कितने दिन काम किया होगा इसमें? Only for a day. They would have worked on it for 1 day only. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर. क्विकली एक इसका रिकैप लेते हैं कि ये वाला जो लाइन ग्राफ है, इट गिव्स मी द टाइम टेकन बाय द इंडिविजुअल्स to do this job. A takes 10 days, B 12, C 15, D 18, E 20. But this table shows the actual time they have worked on it. ठीक है, A had a job X के लिए है ये भी. A worked on it for 2 days, B का मिसिंग है, C 3 days, D का टाइम यहाँ पे मिसिंग है, E का 2 days. ठीक है, जॉब Y जॉब Z जो है दे आर सिमिलर टू जॉब X, इसीलिए हमने यहाँ पे 180 से Y को रिलेट किया है. ठीक है, तो क्वेश्चन था कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो आ रहा है 1. तो x इज 1 डे. तो इस पे B और D ने B and D would have worked on this job for 1 day only. ठीक है, this 5 unit is left. चलो लेट्स ट्राई नेक्स्ट इसी का. सेम सिचुएशन. तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि E वर्कड ऑन जॉब Z फॉर 5 days and the remaining job was completed by A, B and D who worked on alternate days starting with A followed by B and D in that order to find the number of days B worked for. I have to find out कि B ने कितने दिन काम किया है. So first of all, let's same data I will be using कि A 10 days, B 12 days, C can complete the same piece of work in 15 days, D can complete in 18 days, E can complete it in 20 days. So the total work would be 180, 18, 15, 12, 10 and 9. So this is their efficiency. So we have the efficiency of each person. ठीक है, Y and Z are similar to job X. तो अगर ये job X 180 है तो YZ भी 180 है and same effort लग रहा है. ठीक है, तो that means efficiency would not change. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि E worked on job Z for 5 days and the remaining job was completed by A, B and D who worked on alternate days starting with A followed by B and D. सबसे पहले E ने 5 दिन इस पे काम किया है, तो E का एफिशिएंसी इज 9. तो E ने कितना काम किया होगा इस पे? 9 into 5. सो 45 यूनिट वर्क इज डन. ठीक है, तो वर्क लेफ्ट कितना रहेगा? आउट ऑफ द 180 यूनिट्स 45 यूनिट वर्क इज डन बाय E. So how much work is left? 180 minus 45, which is 135. अब this 135 unit work is done by A, B and D but on alternate days starting with A followed by B and D. तो अब आप देखो फर्स्ट डे पे who works A. पहले दिन A काम करेगा तो कितना वर्क वो करके जाएगा? 18. On the second day B will join. ठीक है, on the second day B will come और B सेकेंड डे पे कितना काम करेगा? 15 वर्क करेगा. एंड उसके बाद थर्ड डे पे D आएगा. थर्ड डे D will be there
एंड डी कितना काम करेगा 10। ठीक है, कंप्लीटेड बाय ए बी एंड डी। तो अब इन अ साइकिल ऑफ 3 days, 3 days के साइकिल में कितना वर्क हो रहा है? 43 यूनिट वर्क इज डन। तो इन 3 days 43 यूनिट वर्क इज डन। अब वर्क अपने पास कितना बचा है? 135। तो लेट्स टेक 43 क्लोज टू 135। तो आफ्टर 3 साइकिल्स 129 वर्क हो गया। 3 साइकिल्स का मतलब है 9 days। अब सी, यहाँ पे 3 साइकिल कंप्लीट हो पाएगी, राइट? साइकिल में क्या है? पहले दिन ए काम करता है, सेकेंड डे बी, थर्ड डे डी। तो इन अ साइकिल ऑफ 3 days 43 यूनिट इज वर्क इज डन। फिर आफ्टर 3 साइकिल्स का मतलब है आफ्टर 9 days 129 यूनिट वर्क इज डन। अपने को कितना वर्क कराना है? 135 यूनिट। हमें सिर्फ 6 यूनिट काम और कराना है, राइट? आई हैव टू डू ओनली 6 यूनिट वर्क। एंड साइकिल में देखो 3 साइकिल्स आर कंप्लीट। जो फोर्थ साइकिल स्टार्ट होगा दैट विल बी स्टार्टेड विद ए। और ए जो है 18 काम करता है एक दिन में, राइट? तो 6 वर्क करने में उसको कितना टाइम लगेगा? इफ ही डज 18 वर्क इन 1 day, तो 6 वर्क करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 1/18 इंटू 6, 1/3 ऑफ अ डे। तो सिर्फ 1/3 ऑफ अ डे और लगेगा। तो इसका मतलब बी का नंबर नहीं आएगा, राइट? तो बी यहाँ पे कितने दिन मुझे दिखा है? ठीक है, 3 साइकिल्स का मतलब क्या है? हर साइकिल में वो एक मिड डे पे काम करता है ना। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे था, फिर वो फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ डे पे, फिफ्थ डे पे फिर आएगा वो, सेवेंथ, फिर एट्थ पे आएगा, फिर नाइन्थ। और ये जो 10th डे था, इस 10th डे पे तो ए ने काम पूरा कर लिया। तो दैट मीन्स कि जो टोटल वर्क होगा वो 9 1/3 days में होगा। ठीक है, 135। बट क्वेश्चन था कि फॉर हाउ मेनी डेज बी ने कितने दिन काम किया। तो बी आप देखो 3 साइकिल में था, तो ही हैड वर्कड फॉर ओनली 3 days। ठीक है, बी वुड हैव वर्कड ओनली फॉर 3 days बिकॉज वो थ्री फोर्थ साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, फोर्थ साइकिल में सिर्फ ए आया और ए ने रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर लिया, राइट? इन बाय दिस वे बी हैज वर्कड फॉर 3 days। ठीक है, बी ने इस पे 3 दिन काम किया होगा, राइट? चलो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इजी था ये भी। देखो जनरली द क्वेश्चंस यहाँ पे व्हाट एग्जामिनर डज कि आपको एरिथमेटिक को इन द फॉर्म ऑफ डीआई पूछ लिया। एरिथमेटिक डीआई भी आप इसको बोल सकते हो। इट इज वेरी हाई चांसेस कि ऐसे क्वेश्चंस यू माइट सी। चलो लेट्स सी ऑन द सेम डेटा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो लेट्स सी क्या दिया हुआ है कि इफ ए सी एंड ई वर्कड ऑन द जॉब जी फॉर 2 days ईच। ठीक है, and the remaining job was done by B and D. If the ratio of number of days for which B and D worked is in the ratio 20:21, then find the number of days for which B worked. You have to find out the number of days for which B worked. ठीक है, सेम डेटा सेट है कि A, C and E worked on the job Z for 2 days each, and the remaining job was done by B and D. If the ratio of number of days for which B and D worked is in the ratio 20:21, तो number of days for which B worked. अब देखो Z जो है वो similar to X है, तो we can use the same data, है ना? A, B, C, D का 18 है और E का 20 है। So total work same रहेगा 180. So we have 18, 15, 12, 10 and 9. ठीक है, ये efficiency आ गया। Now the situation is that AC and E worked on the job Z for 2 days each. तो A, we have C, we have E have. तो A जो है वो पर डे 18 वर्क करता है, तो 2 days में कितना वर्क करेगा? 36, because each one of them is working for 2 days. Same case, every day C can do 12 unit work, so 2 days में the work done by him would be 24, and E 9 twos are 18. So this is the work done by the three in 2 days. Right? A भी उस पे 2 दिन काम करता है, C भी 2 दिन काम करता है, E भी 2 दिन काम करता है. A per day can do 18,
So 2 days में 36, 12 24 और ये 9 18. So let's add it. 6 plus 4, 10 plus 8 18, 78. So 78 unit work is done. ठीक है. How much work is left? 180 minus 78, that would be 102 unit. So 102 units work is left. Now this 102 unit work is done by B and D, right? And the ratio of days for which B and D worked is in the ratio 20 is to 21. So let's say he worked for 20x days and he worked for 21x days. So we have to find the days for which B worked. So B ने इस पे कितने दिन काम किया होगा? Now see, B ka efficiency is 15. So how much work he has done in 20x days? 20x into 15 plus in 21x days, D would have worked. D ने इस पे काम किया कितने दिन? 21x days, and every day he can do 10 unit work, and this is added, it will be 102 because remaining work is done by A and B together, B and D together. So B ने कितना काम इस पे किया होगा? 15 into 20, 300 into x plus it will be 210 into x is equal to 102. So 510x is equal to 102. अगर हम x का वैल्यू फिगर आउट करें यहाँ से तो 102 by 510, right? So here we have 17 3 times, 51, 17 6 times 102. 6 5 times x is coming out to be 1 by 5. ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 1 by 5. Now we have to find out कि the number of days for which B worked. अब देखो B ने कितने दिन काम किया था? 20x. So 20 into 1 by 5. So B has worked for 4 days. So from there I can calculate the number of days for which B worked on that job. तो B ने उसमें काम किया था कितने दिन के लिए? 4 days के. On the job Z. Let's try this one. Okay, now this question में क्या कह रहा है कि if the ratio of the number of days for which B and D worked on the job X is 4:3. Okay, मतलब यहाँ पे जो डेटा मिसिंग है इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो रेशियो है नंबर ऑफ डेज फॉर विच B and D worked on the job X 4:3. So that means if it is 4x, it is 3x. ठीक है, then find the difference between the days for which B and D worked. We have to find out the difference between the number of days for which B and D worked. So first of all, we'll calculate their efficiency. A, B, C, D and E. So A can do that piece of work in 10 days, B can do it in 12 days, C can do it in 15 days, D can do it in 18 days, E can do it in 20 days. So total work 180. Efficiency 18, 12, 15 times, 15, 12 times. This is their efficiency, right? Now the question is कि अब यहाँ पे देखो, now we'll be using the second table. इसमें क्या था कि the number of days they actually worked on the job X, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? job X की ही बात हो रही है, right? The actual number of days for which they worked on the job X. Okay, so see, A has worked for 2 days, so how much work he would have done? 2 into 18. B has worked for 4x days, so 4x into 15. C का 3 days है तो 3 into 12. D का is 3x, तो 3x into 10. And E ने 2 days इस पे काम किया है plus 2 into 9, and this total work should be added to 180. है ना, ये सारा वर्क ऐड करके मेरा कितना आना चाहिए? It should be 180. All I have to do is just calculate the value. 18 2 times 36, 15 4 times
60, 12 3 times 36, 30x plus 18 is equals to 180. Okay. So 60 30, that is 90x plus 36 36 72. 72 plus 18, that also 90. Here I have 90x is equals to 180 minus 90, which is nothing but 90. So x comes out to be 1. So if x comes out to be n, so this value is 4, this value is 3. The question is the difference between the number of days for which B and D work. That difference is actually 1 day. So 1. Option number C will be the correct answer. Okay. We have to find out the difference between the number of days for which B and D worked. Right? So this is how we can also fill these missing numbers. Now let's come to the another data set. अब यहाँ पे we have mixed pie charts with the tables. Okay. The first pie chart, if we pay attention to the first chart, it gives me the total distance covered upstream, which is 1800 kilometers. ठीक है, जो total distance cover हुआ है upstream journey में, that is 1800 kilometers. Now out of that, on Sunday, ठीक है, this is Sunday. On Sunday, 18% is completed. This is Monday. On Monday, 15% is completed. On Tuesday, 16% of the distance is completed. On Wednesday, 14%. On Thursday, 12%. On Friday, 15%. And on Saturday, 10% of the distance is covered. ठीक है, ये जो डेटा दिया है, first pie chart है total distance covered by a boat upstream, which is 1800 kilometer and on different days of week. Second pie chart gives me the total distance covered downstream, ठीक है, 1500 kilometers. उसमें this is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ठीक है, this is the case. And यहाँ पर एक और data set है which is a table. इस table में you will see on the day Monday, the speed of the stream or the speed of the current is 2 kilometers per hour. On Tuesday, the speed of the current is 3 kilometers per hour. On Wednesday, the value is missing, so we have 2. हमसे पूछेगा इसको find out करने के लिए. On Thursday, the speed of the stream. On Friday, speed of the stream is 2. Saturday को नहीं पता, Sunday को कितना है 4 kilometers per hour. अब we know कि जो downstream का हमारा rate होता है, we know that rate of downstream is speed of boat plus speed of current, and जो rate हमारा रहेगा upstream का, that would be speed of boat in still water minus speed of current. तो हमारे पास stream का speed दिया हुआ है, speed of boat in still water यहाँ पे missing है. ठीक है, तो if we take a look at the first question, अगर हम यहाँ पे first question को देखते हैं, if the time taken by the boat to travel upstream on Thursday, ठीक है, थर्सडे को अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम यहाँ पे है, थर्सडे को कितना डिस्टेंस है 12%. ठीक है, तो थर्सडे को अपस्ट्रीम जाने में बोट को जितना टाइम लगा है टू ट्रेवल इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे. ठीक है, डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे. ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे इज 16 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ बोट मंडे को दे दिया है स्टिल वाटर में. Then find the speed of the boat in still water on Thursday. तो थर्सडे को स्टिल वाटर में क्या स्पीड रही होगी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्सडे को अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 12%, तो इसका 10% हो जाएगा 180. ठीक है, 2% हो जाएगा 36. तो 180 प्लस 36 which is 216. तो 216 is the distance which is covered on Thursday upstream में. ठीक है, तो 216. तो अब ये 216 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में अब हमें थर्सडे को स्पीड नहीं मालूम, लेट अस कॉल इट बी.
और थर्सडे को करंट का स्पीड कितना है 1, तो b माइनस 1, राइट। 216 अपॉन b माइनस 1, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, बिकॉज अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम, राइट। तो ऑन थर्सडे जो टाइम उसको लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड कितना रहेगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो b यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, w क्या है, स्पीड ऑफ करंट। एंड मंडे को डाउनस्ट्रीम जाना है, मंडे को, तो मंडे को 16% उसने कवर किया है 1500 का, सो 16/100 इंटू 1500, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपना कितना आ जाएगा, 15 6 आर 90, 15 1 आर 15 प्लस 9, सो 240, तो 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो गया है मंडे को। अब मंडे को जो करंट की स्पीड है दैट इज 2, और बोट की जो स्पीड है दैट इज 16, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इट 16 प्लस 2, बिकॉज डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, मेरी स्पीड ऐड हो जाएगी, एंड ये दोनों टाइम दे आर इक्वल, ठीक है, दिस बोथ टाइम्स आर इक्वल। इफ आई सॉल्व इट, व्हाट आई विल बी गेटिंग 216 over p minus 1 is equal to 240 upon 18, right? 16 था मंडे को स्पीड, तो 16 plus 2 18. Here I have 6 4s are 24, 6 3s are 18, 6 6 are 36. So here I have 4 9 times 36, 4 10 times 40. Then here I have 2 5 2 9. 9 nines are 81. So b minus 1 is equal to 81 by 5, right? So it will be 5 ones are 5, 5 6 are 30, 16.2, right? 16.2. So speed of B will be 16.2 plus 1, which is 17.2. So 17.2 kilometer per hour is the speed of the boat in still water on Thursday. ठीक है, the question is not that complicated. सिर्फ आपको क्या है कि डेटा को quickly देखना है, क्या वो पूछना चाह रहा है, and accordingly I will be getting the answer. ठीक है, तो this is a very good example of mixed data. तो दो पाई चार्ट्स हैं यहाँ पे, एक टेबल है, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द एरिथमेटिक का एप्लीकेशन है, बोट का, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, राइट। सो अपने को पूछा था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे, दैट इज 17.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन इसी पे। इफ द टाइम टेकन बाय द बोट, क्वेश्चन इज इफ द टाइम taken by the boat to travel upstream on Monday is 45 by 11 hours more than the time taken by it to travel downstream on the same day. Then find the speed of the boat in still water on Monday. ठीक है, दिस इज द केस कि जो टाइम बोट को लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में मंडे में, तो मंडे वी हैव दिस, मंडे को हमें 15% चाहिए, 1800 का 15% if I calculate, तो that will be 270. So 270 kilometers, है ना, तो 270 kilometers जो distance है that is traveled upstream on Monday, and Monday को जो speed है that is 2 kilometer per hour. So कितना time इसको लगा होगा, 270 over speed of boat in still water minus 2, b minus 2, because upstream का case है. So the time taken by the boat to travel upstream on Monday is 45 by 11 hours more than the time taken by it to travel downstream on the same day. तो डाउनस्ट्रीम में 16% इसने ट्रेवल किया है, so 16% of 100 and 1500, right? 15 6 times 90, 240. So
240 जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा, P plus W। तो दिस इज द टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, दिस इज द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, और इसका जो डिफरेंस है दैट इज 45/11 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे W का वैल्यू वी हैव, क्योंकि मंडे को जो करंट का स्पीड है दैट इज फिक्स विच इज 2। ठीक है, दैट इज 2, राइट। तो जो उसको टाइम लग रहा था, द टाइम टेकन by the boat to travel upstream on Monday is 45/11 hours more than the time taken by it to travel downstream on the same day. तो speed of the boat in still water on Monday। ठीक है, तो यानी B का वैल्यू चाहिए। अब वन ऑफ द अप्रोच कि हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो हम यहाँ पे एक तो 5 कॉमन ले सकते हैं, सो हियर आई हैव 5 9 548 554, right? Still I can take 3 common, 3 16। तो इक्वेशन जो है इट फाइनली कम्स आउट टू बी 18 अपॉन b minus 2 minus 16 upon b plus 2 is equal to 3/11। अब what you can do, एक तरीका अपने पास क्या है कि put the value from the options। ठीक है, b का वैल्यू ऑप्शन से पुट करते हैं। ठीक है, एंड देन आई विल चेक कि विच ऑफ द नंबर विल गिव मी। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, आई कैन डू इट 11 into 18, 198 upon b minus 2 minus 176 upon b plus 2 is equal to 3। अब अपने को क्या करना है, b का वैल्यू ऑप्शन से रखना है, तो जिस वैल्यू पे अपने को डिफरेंस 3 मिल जाएगा दैट विल बी द आंसर। अदरवाइज क्या होगा कि यू हैव टू मेक क्वाड्रेटिक, एंड इफ आई सॉल्व इट तो आई विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो सपोज इफ आई पुट लेट्स से, जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे दिस नंबर 11 का मल्टीपल है, तो दैट मीन्स कि सपोज let's try with 20। I want to try with 20, so this number will be 18, so 198 by 18 it will give me 11, right? यहाँ पे होगा 22, so 176 by 22, right? तो ये हो जाएगा अपने कितना, 11 2 6 2 8, so 11 minus 8 is 3, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, C has to be the correct answer। ठीक है, तो आई कैन यूज ऑप्शन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ की इफ यू सॉल्व इट कंप्लीट, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई हैव टू लाइक मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसमें डेफिनेटली बनेगा, नो अदर ऑप्शन आई हैव, बट सिंस आई हैव ऑप्शंस अवेलेबल हियर, ठीक है, तो आई विल लुक फॉर अ नंबर जहां पे, बिकॉज जब इस वाले स्टेप में आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद 11, तो 2 ऐड करने पे 11 का मल्टीपल एक तो मेरे को 22 दे सकता है, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद 22। ठीक है, एंड एक ना एक ऑप्शन होगा, तो जहां पे b का वैल्यू रखेंगे ऑप्शन से, वेर एवर आई गेट दिस डिफरेंस टू बी 3 दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट ऑन स्टिल वाटर पे जो मंडे को है दैट इज 20 km/h, राइट। There is another question, this question you can take for a homework, right? Try this question, डेटा सेट आपके पास है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन ट्यूसडे वाज 15 km/h and the speed of the boat in still water on Wednesday was 66 2/3% more than that of Tuesday, and time taken to travel on Wednesday is 9/10 the time taken by to travel downstream on Tuesday। So we have to find out the speed of the stream in km/h on Wednesday। Right, so do try this question, answer in the comments, right? And at last, the detail about the open mock, right? So there is a all India open map mock for the IIM Bangalore, right? On the exact pattern, the dates are 7th of December. Do mark the dates for the, if you want to attempt it online, 10 a.m. to 10 p.m. and for the offline mode, this is 2 p.m. to 4 p.m. Right? So do register for this mock.
right? Go to the website, register yourself for this mock. And also, we are starting the Ipmat weekend batch 2027, right? So it will be a two-way interactive classes will be there. There will be a mentorship program where you will be getting how to make a good profile according to the colleges, right? There will be like non-math mastery sessions specifically for the people who are not confident with their quant, right? So there will be sessions from basic, very basic for the non-math student, right? So that is all from this session. I hope you like the session. To like and subscribe, and do not forget to register yourself for this All India Open Mock.